जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए और वो भी माइंड मैप के थ्रू देखते हैं जिससे कि आपको रिवीजन करने में, पढ़ने में, समझने में आसानी जाए। तो आज हम 17 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में हमें एडिटोरियल पेज में कुछ एडिटोरियल देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब हम यहाँ पर 10th पेज देखते हैं तो उसमें रूट्स ऑफ डिसेंटर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ये देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन यहाँ पर अगेन वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए, वैक्सीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अब जितना भी हमें कवर करना था उतना हमने कवर कर लिया है और अभी इसको हम यहाँ पर कवर नहीं करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वाले जो एडिटोरियल्स है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जो हमारे आसाम राइफल्स है उनके बारे में ये आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है। मतलब ये कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। देन उसके बाद जो भी यहाँ पर मिजोरम में जो भी चैलेंजेस है, देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरीके से इस एडिटोरियल को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम द इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो उसमें हमें 10th पेज पर ही अगेन 10th पेज पर हमें कुछ एडिटोरियल जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर डोंट वेस्ट पेंडेमिक, अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर जो उनके बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपको और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हो। बाकी जितना भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो एक भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नज़र नहीं आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर जो परसिक्यूटिंग द परसिक्यूटेड, बेसिकली यहाँ पर रोहिंग्यास जो है उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये वाला एडिटोरियल हम डिटेल में कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बोला गया उसके बारे में बात हो रही है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन वायरस के बारे में बात हो रही है जो हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर गंगा नदी जो है उनके प्यूरिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट निकल कर नहीं आता है। देन उसके बाद एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में भी एक एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ऑक्सीजन क्राइसिस के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो अभी कमियां हो रही है तो उसके बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है। तो इससे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। देन यहाँ पर कोरोना वायरस जो है 10 की रीजंस दिए हैं जिससे कि ये एयरबॉर्न है ऐसा बोला जा रहा है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ निकल कर नहीं आता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बताया गया है कि एयरबॉर्न है। तो हमें यहाँ पर क्या रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है और देखते रहना है मयूर मोगरे चैनल। तो यहाँ पर आधार रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो अगेन यहाँ पर आधार से रिलेटेड कई मतलब कितने सालों से आप वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर हम जितने भी हमारे एडिटोरियल्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, मतलब जीएस 1 2 3 4 मजा आ जाएगा आपको। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और पूरा कोर्स जो है वो फाउंडेशन कोर्स की तरह है जहां पर आपको एनसीईआरटी से लेकर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली आप रिलाई कर सकते हो इन वीडियोस पर। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लोएस्ट प्राइजेस पर है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का पे करना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो और आराम से घर बैठे आप कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। तो उसी के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी यहाँ पर मिलता है। तो मजा आ जाएगा आप सभी को। डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे एडिटोरियल्स पर। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो एडिटोरियल है परसिक्यूशन ऑफ द परसिक्यूटेड। तो यहाँ पर रोहिंग्यास जो है उनके बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रोहिंग्यास पर अगेंस्ट इंडियाज कमिटमेंट्स टू इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल लॉ के तहत हमें देखने को मिलता है कि जो भी रेफ्यूजीज है, ठीक है, रेफ्यूजीज है उनको यहाँ पर जो शरणागति है उनको यहाँ पर शरण जो है वो दी जाए। यहाँ पर उनको जेल में इस तरीके से ना रखा जाए। अब इंडिया जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट में है। अब पहली तो ये है कि वो इंडिया जो है वो मतलब बाउंड नहीं है कि वो इंटरनेशनल लॉ जो भी हो माइग्रेंट्स पे, इलीगल माइग्रेंट्स पर वो फॉलो करे। लेकिन स्टिल यहाँ पर उसके बारे में जो कोर्ट में याचिका है वो की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अगेंस्ट इंडियाज कमिटमेंट जो उस पर रूलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में थोड़ा हम जाते हैं तो रिसेंट ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो हमें देखने को मिला जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन जो उसको डिस्पोज कर दिया। डिस्पोजिंग एन एप्लीकेशन जो यहाँ पर रोहिंग्या रेफ्यूजी जो है उनके रिलीज की बात कर रहा है। रिलीज की बात कहाँ से कर रहा है, तो यहाँ पर जो इलीगली डिटेन किया गया है सब जेल इन जम्मू, वहां से उनको रिलीज जो है वो किया जाए।
और यहाँ पर जो भारत है, एक तो यहाँ पर इलीगली डिटेन किया गया है, देन यहाँ पर थ्रेटन कर रहे हैं डिपोर्टेशन टू म्यांमार। मतलब यहाँ पर जो म्यांमार है जहाँ से वो अपनी जान बचाकर भागे हैं, फिर से वहीं पर भेजने की जो है वो यहाँ पर थ्रेटन किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशन जो है वो देखने को मिली थी, जिसको डिस्पोज कर दिया गया है हमारे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी बताया गया है, अब इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल हमें 21 देखने को मिलता है, आर्टिकल हमें 14 देखने को मिलता है ना। आर्टिकल 14 बोलता है किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना। अब खास बात क्या है इन आर्टिकल्स की? इन आर्टिकल्स की खास बात ये है कि ये इंडियंस पर तो लागू होते ही है, मतलब जो हम भारतीय नागरिक हैं उन पर तो लागू होते ही है, लेकिन प्लस यहाँ पर जो इंडियंस नहीं है उन पर भी लागू होते हैं। मतलब समझ लीजिए अगर हमारे देश में डोनाल्ड ट्रम्प आता है, ठीक है, तो उस पर भी ये चीज लागू होगी। अगर उसकी भी जान को यहाँ पर खतरा होता है तो यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है उस पर भी लागू होगा। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी का हवाला जो है यहाँ पर दिया जा रहा है कि रोहिंग्यास जो है उनको यहाँ पर हम भेजेंगे, अगर फिर से अगर हम म्यांमार भेज देते हैं तो उनकी जान को वहां पर खतरा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम उनकी जान को खतरा कर रहे हैं, तो उनका आर्टिकल 21 जो है वो हम यहाँ पर वायलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज कर दिया गया है। अब सवाल ये आता है रोहिंग्यास जो है वो है कौन, क्या यहाँ पर चल रहा है, मामला क्या है, इंडिया जो है वो क्यों अगेंस्ट में है, ये भी यहाँ पर चीज जो है वो निकल कर आती है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर रोहिंग्यास कौन है सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। तो रोहिंग्यास के बारे में अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम्स है म्यांमार के रखाइन स्टेट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज इसमें आपको नजर आ रहा है ये है रखाइन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो बांग्लादेश एकदम लगकर है, यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया जो है उससे भी एकदम लगकर है, बराबर है। तो अब इसमें जो कॉक्स बाजार है, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश में हमें कॉक्स बाजार देखने को मिलता है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो रोहिंग्यास है वो हमें देखने को मिलते हैं, उनके कैंप्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड इंडिया जो है वहां पर भी कई सारे जो रोहिंग्यास है वो एंटर किए हैं, जिनको जेल में जो है वो भी रखा गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले इंडिया का स्टांस जो है वो कुछ ऐसा था कि हाँ हम रोहिंग्यास जो है उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो दे देंगे, लेकिन बाद में जो इंडिया का स्टांस है वो यहाँ पर चेंज होता गया। क्यों चेंज हुआ ये भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। रोहिंग्यास की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम्स है जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में है, एंड देन ओरिजिन है उनका, बिलीव किया जाता है कि वो बांग्लादेश के ओरिजिन से रहते हैं। देन यहाँ पर अब इशू क्या चल रहा है, देखिए इशू की बात अगर हम करते हैं तो रोहिंग्यास जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है बाय म्यांमार गवर्नमेंट ऑफिशियल एथनिक ग्रुप। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल तौर पर वो एक एथनिक ग्रुप है ऐसा उनको कंसीडर ही नहीं किया गया है, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, और उनको जो सिटीजनशिप है वो भी यहाँ पर डिनाई कर दी गई है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो बहुत इंस्टीट्यूशनली डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स। इसी के चलते ओवर अ मिलियन रोहिंग्यास जो है नो लैंड दे कॉल होम, मतलब उनके पास कोई जमीन ही ऐसी नहीं बची है जिसको वो घर बोल सके, जिसको जमीन ही नहीं बची है जहां पर वो बोल सकती कि हाँ ये हमारा देश है या फिर ये हमारा घर है। तो ये नौबत जो है वो रोहिंग्यास की हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन जो निकल कर आता है ये है कि व्हाट आर द रीजंस, रीजंस क्या है। तो उसमें सबसे पहला रीजन हमें देखने को मिलता है जियोग्राफिकल रीजन, कि क्यों इनको जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है या फिर सिटीजनशिप है उसे डिनाई किया जा रहा है। तो जियोग्राफिकल रीजन सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखोगे रखाइन जो है वो प्रोविंस है, लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ म्यांमार। जो हमने देखा था ना एकदम नॉर्थ वेस्ट कोस्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, ये पूरा अगर म्यांमार हम कंसिडर करते हैं। ये जो प्लेस है ये आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द कंट्री से, क्योंकि माउंटेन रेंजेस जो है वो हमें इसके बीच में देखने को मिलती है। तो इससे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और ये जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनके बीच में एक नेचुरल बैरियर जो है वो खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में वार्तालाप नहीं होती है, जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होता है, जो एक्सचेंज है कल्चरल एक्सचेंज जो भी एक्सचेंज हो वो नहीं हो पाता है। तो एक क्या हो गया है, एक आइसोलेशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो एलिनिएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिकल रीजंस। अब हिस्टोरिकल रीजंस में कई सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर आप देखोगे आफ्टर द रीजन केम अंडर ब्रिटिश रूल 1824 में यहाँ पर जो मूवमेंट है लोगों की काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली। अब ये जो रीजन है काफी फर्टाइल है, इसलिए राइस कल्टीवेशन जो है लार्ज स्केल पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है उस टाइम पर एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा उफान पर था। तो जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा हो, जहां पर फर्टाइल जमीन हमें देखने को मिले, वहां पर तो लोग तो भागे दौड़े चल जाते थे। ब्रिटिश जो है गॉट वर्कर्स चितगांव से, जिससे कि राइस फील्ड जो उसको कल्टीवेट किया जा सके। इवेंचुअली लॉट ऑफ पीपल जो है वो म्यांमार में आकर यहाँ पर सेटल हो गए थे। उसी के साथ साथ
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉस्क एंड पगोडा जो है एग्जिस्ट करते थे साइड बाय साइड, और जो कॉर्डिनल रिलेशनशिप है सेंचुरीज तक वो हमें देखने को मिल रही थी। अब प्रॉब्लम शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दो गटों के बीच में हमें जो डिफ्रेंसिएशन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि मुस्लिम जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया एंड जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने जापानीज को सपोर्ट किया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आता है, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा निकल कर आता है। ठीक है, तो ये एक रीजन था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लीगल रीजंस भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हम म्यांमार देखते हैं तो वहां पर रोहिंग्या जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं होते हैं वहां की नागरिकता लेने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए। सिटीजनशिप लेने के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारे यहाँ पर भी कई सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, है ना, बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, है ना, तो बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वालिफाई होने के लिए जो रोहिंग्याज है वो बैठते ही नहीं है जो क्वालिफिकेशन दिया गया है एज पर 1982 सिटीजनशिप लॉ। अब इसके तहत हमें क्या देखने को मिलता है कि ओनली दोज पीपल जिनका रेसिडेंस जो है कंट्री में 1823 से पहले है। समझ रहे हो आप यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिनका रेसिडेंस जो है कंट्री में वो 1823 से पहले है, या फिर जो मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बर्मन हो गए, कंचिन हो गए, कया हो गए, केरन हो गए, चीन हो गए, शान हो गए, तो ये फुल सिटीजनशिप जो है उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी में भी नहीं आते हैं, और मोस्ट ऑफ द रोहिंग्याज अगर आप देखोगे तो इसके बाद ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे रोहिंग्याज जो है वो क्लेम ही नहीं कर पा रहे हैं सिटीजनशिप, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर 1823 के बाद ही आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इश्यूज जो है रोहिंग्याज के द्वारा क्या क्या फेस किए जा रहे हैं, तो देखिए लैक्स ऑफ रोहिंग्याज अगर हम देखते हैं तो डिस्प्लेस हो चुके हैं, विथ 3/4 ऑफ देम यहाँ पर रेफ्यूजी जो है बांग्लादेश इंडिया में सीक कर रहे हैं। मास एट्रोसिटीज जो है वो यहाँ पर सफर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर म्यांमार के सिक्योरिटी फोर्सेस देखते हैं तो उनके द्वारा एट्रोसिटीज जो है काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वायलेंस जो है उससे यहाँ पर एस्केप हो रहे हैं, और एस्केप होने के साथ साथ ही यहाँ पर ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो है उसी में यहाँ पर फंस रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस गए, इस तरीके की चीज हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में ही उनकी मौत हो रही है ना, और अगर यहाँ पर पहुंच भी जाते हैं, नेबरिंग कंट्रीज पर पहुंच भी जाते हैं, तो वो नेबरिंग कंट्रीज पर उनको डिनायल जो है वो फेस करना पड़ रहा है कि नहीं आप हमारे देश में नहीं आ सकते हो। इस तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया जो है वो इतना रिलक्टेंट क्यों है रोहिंग्यास को हेल्प करने के लिए? तो क्या कारण है जहां पर इंडिया जो है मदद नहीं करना चाह रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया जो है नियरली 40,000 रोहिंग्यास हमें देखने को मिलते हैं रेफ्यूजीज, उसकी हाई इकोनॉमिक कॉस्ट हमें झेलनी पड़ती है। हाई इकोनॉमिक कॉस्ट, आप सोचिए कि जो रिसोर्सेस है हमारे यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारी खुद की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो पेंडेमिक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी लोग जो है इंडियन से सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें और अगर हम ऐड कर देते हैं लोगों को बाहर से आए हुए तो इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। बराबर है। लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेंट जो है फ्रॉम बांग्लादेश हैव बीन रिपोर्टिंग रखाइन एज देयर ओरिजिन टू गेट रेफ्यूजी स्टेट इन इंडिया। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी है, ठीक है, बांग्लादेशी है जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, बांग्लादेशी, ध्यान दीजिए, बांग्लादेशी है जो इंडिया में एंटर करना चाह रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम म्यांमार के रेफ्यूजी है और उस नाम से वो एंटर कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे रेफ्यूजी के नाम पर बांग्लादेशी जो है वो इंडिया में एंटर कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। याद कीजिए जो इंटरनल सिक्योरिटी के कोर्सेस हम यहाँ पर देख रहे हैं एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें रेडिकलाइजेशन जो है उसके बारे में मैंने चर्चा की भी है। बराबर है। रेडिकलाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, याद आ रहा है, एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन। बराबर है। तो इसमें क्या है, रेडिकलाइजेशन जो है वो किया जा रहा है अमंग द रोहिंग्या। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो इनको भड़का रहे हैं, जिससे क्या है कि ये भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड देन हमारे सिक्योरिटी को यहाँ पर थ्रेट हो सकता है। इंडियन इंटेलिजेंस ने यहाँ पर डिस्कवर किया है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है वो यहाँ पर कनेक्शन में है विद द रैंक्स ऑफ अखरन रोहिंग्या आर्मी, जो यहाँ पर हमें जो म्यांमार में देखने को मिल रही थी, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ी है। बराबर है। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोहिंग्या जो है वो स्प्रेड है ओवर सेवरल स्टेट्स इन इंडिया, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल टेंशन जो है उस स्टेट में यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सारी रीजंस है जिसके तहत इंडिया जो है वो यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए हेल्प करने के लिए काफ़ी रिलेक्टेंसी जो है वो दिखा रहा है। तो अब आपको पूरा मसला जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आ रहे हैं हम, मेट
गोल्ड एंड आर्म्स अ फोर्स टू स्टॉप देम ऑल। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आसाम राइफल है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो आसाम राइफल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उसके अंडर में आती है। अब अगर हम हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में देखते हैं तो हमें इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें AR, BSF, CSF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, ये 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आसाम राइफल है ये 1835 में आया था एज अ मिलिशिया कॉल्ड कच्चर लेवी टू प्राइमरीली प्रोटेक्ट ब्रिटिश टी स्टेट्स एंड देयर सेटलमेंट अगेंस्ट ट्राइबल रेड। यहाँ पर क्या था, ट्राइबल रेड जो है वो होते थे, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए देखा जा रहा था। सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओपनिंग आसाम रीजन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स। तो ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान जो है वो हमें देखने को मिलता है। जो आसाम रीजन है उसको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड कॉमर्स के लिए ओपन किया गया। ओवर द टाइम राइट आर्म ऑफ सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ मिलिट्री जो है, ऐसा ये जो आसाम राइफल है इसको कहा जाता है। तो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। देन यहाँ पर मेजर रोल जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कन्वेंशनल कॉम्बैट रोल जो है सिनो इंडिया वॉर 1962 के इसमें प्ले इन्होंने किया। देन ऑपरेशंस जो है फॉरेन लैंड पर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका 1987 ऑपरेशन पवन में। पीस कीपिंग रोल जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है इंडिया के, उसमें तो काफ़ी अपना योगदान जो है यहाँ पर आसाम राइफल्स ने दिया है। देन उसके बाद अगर हम फर्दर जाते हैं तो नवंबर 2019 में जो MHA है होम अफेयर्स, उन्होंने प्रपोज किया कि यहाँ पर मर्ज कर देते हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के साथ, ITBP जो उसके साथ मर्ज कर देते हैं। अब ITBP अगर हम देखते हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है जो रेस की गई अक्टूबर 1962 में। डिप्लॉय किया गया है बॉर्डर जो अपना जो काराकोरम पास है लद्दाख में टू जेकेप ला अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ITBP जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं आसाम राइफल जो है ये ट्विन चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ट्विन चैलेंजेस कौन कौन से हैं? पहला चैलेंज हमें देखने को मिलता है स्मगलिंग। जो स्मगलिंग है उसको चेक करना, ये सबसे बड़ा एक जो प्रश्न है, चैलेंज है, वो यहाँ पर फेस किया जाता है आसाम राइफल के द्वारा। दूसरा है यहाँ पर इलीगल क्रॉसिंग जो है मिजोरम में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे मिजोरम, तो इलीगल जो यहाँ पर क्रॉसिंग होती है उसको प्रिवेंट करना, क्योंकि अगर आप बॉर्डर देखोगे तो यहाँ पर बॉर्डर इतनी ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, एंड एंट्री जो है 16 किलोमीटर अंदर तक वो हमें देखने को, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसको प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखना, चेक करना, ये इनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स यहाँ पर बोलता है कि इंडिया ने विटनेस किया है 455% इंक्रीज इन ड्रग हॉल 2011 से लेकर 20 तक। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो देखने को मिल रहा है। मिजोरम में 1645 लोग जो है उनकी डेथ हुई है ड्रग अब्यूज सिंस 1984। मिजोरम जो है वो यहाँ पर एक समझ लीजिए पूरी कंट्री का एक हब जो है वो भी देखा जाता है, कि वहाँ से ओरिजिन भी देखा जाता है कि वहाँ से अलग अलग जगह पर जो ड्रग्स है वो यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। मेजर एंटी ड्रग ड्राइव जो है लॉन्च किया गया था आसाम राइफल्स के द्वारा इन कोऑपरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल NGOs, जिसको रियोलो डो कहा जाता है, मतलब अ वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। तो इस तरह की चीज़ जो है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के अलावा अदर मेजर आइटम जो स्मगल्ड किए जाते हैं उसमें हमें गोल्ड, वाइल्ड लाइफ, वेपन्स, इंडियन करेंसी, फॉरेन सिगरेट्स, ये भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मिजोरम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हब है गोल्ड स्मगलिंग की फ्रॉम चाइना से। अब इसमें लोकल इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। मिजोरम जो है बहुत हाई लिटरेसी रेट है। हाई लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो 91.2% है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जितने भी यूथ है जो यहाँ पर पढ़ाई किए हैं वो ट्रैफिकिंग जो है, ड्रग ट्रैफिकिंग, उसमें घुस जाते हैं। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर कलादान प्रोजेक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो कलादान प्रोजेक्ट के बारे में अब आपको कमेंट सेक्शन जो है उसमें लिखना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर है? आइए यहाँ पर हम बात करते हैं रूट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, यहाँ पर ओवरऑल एस्टिमेट्स ऑफ चाइनाज मिलिट्री बजट 230 बिलियन का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर चाइना जो है उसने अपना मिलिट्री बजट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है बाकी कंट्रीज की तुलना में।
इंटेंशन जो है वो साफ है, ग्लोबल सुप्रीमेसी जो है वो यहाँ पर चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिकल एंड टैक्टिकल काउंटर बैलेंस है अमेरिका की हेजिमोनी जो है उसको यहाँ पर देखने का, रशिया एंड चाइना ये यहाँ पर काउंटर बैलेंस जो है वो करने की कोशिश करेगा पूरी तरीके, क्योंकि अमेरिका का ना ही रशिया से पट्टा है ना ही चाइना से पट्टा है, तो वो यहाँ पर काउंटर बैलेंस जो है वो जरूर यहाँ पर करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो राइजिंग पावर्स एंड एजेंडा है, ठीक है, अब यहाँ पर फ्यूचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है इसमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रामेटिक एजेंडा जो है वो रहना जरूरी है, मतलब किसके हाथ में, द राइज ऑफ राइजिंग पावर्स, बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या करेंगे, एक तो जो सुपर पावर है जैसे कि यूएसए सुपर पावर है वो अपना पूरा यहाँ पर दबदबा जो है वो बनाए रखने की कोशिश करेगा, लेकिन साथ में एक पैरेलल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो यहाँ पर राइजिंग पावर जो है वही यहाँ पर चला सकती है। अब राइजिंग पावर में उभर कर आ रही है चाइना बहुत तेजी से, इसीलिए अब कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो अमेरिकन सुप्रीमेसी उसमें डेंट यहाँ पर आ गया है, मतलब अमेरिका जो है वो एक प्राइम रोल जो है इंटरनेशनल अफेयर में प्ले करता रहेगा, बराबर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसकी जो इमेज है एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, कि वो सभी का भाई है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्पर हो गई है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं शार्पली डिक्लाइन हुई है ट्रम्प रेजिम में। क्यों, पर्टिकुलरली यहाँ पर उसकी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी, जो उसने अलग अलग जगह से विड्रॉ किया है, कहाँ कहाँ से, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, तो यहाँ से उसकी जो धमकियां देना या फिर निकल जाना, इससे क्या हुआ है जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनको भरोसा ही नहीं रहा यूएसए पर, कि यार वो आ तो गए हैं लेकिन कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहेंगे, इसका कोई भरोसा है नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है, बराबर है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो ये कंट्रीज है, ठीक है, जो ये कंट्रीज है जो यहाँ पर चीजें हो रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आती है वो यही है कि यूएसए जो है वो कभी भी इस तरीके का रुख जो है वो अगर अपनाता है तो बाकी कंट्रीज से जो ट्रस्ट है वो चला जाता है, रिलायबिलिटी जो है वो चली जाती है ना। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है जॉइंट इंटरनेशनल एक्शन, यहाँ पर टेररिज्म से फाइट करना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से फाइट करना, है ना, इससे फाइट करना ये हमें यहाँ पर चाहिए। लेकिन यूएसए अगर आप देखोगे तो वो तो भाग रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं डायरेक्शन बाय चाइना, तो डेवलपिंग नेशंस कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनकी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि पोस्ट पेंडेमिक जो है इनकी इकोनॉमिक स्थिति फिर से उभर जाएगी। चाइना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुपर हिट कर रहा है एशिया रीजन में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर चाइना अगर आप देखोगे तो उसने अपनी जो पावर है उसका सही उपयोग करना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसने यहाँ पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है, रीजनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, उसका प्रमोशन यहाँ पर करना चाहिए, है ना। इसमें चाइना जो है उसने क्या करना चाहिए, जो मल्टीलैटरल अफिलिएशन होते हैं ये यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाहिए, रैदर देन जो रीजनल टेंशन है उसको बढ़ाने के। रीजनल टेंशन को बढ़ाकर कोई मतलब नहीं है, चाइना कितना भी टेरिटरीज को ग्रैब करने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो अपने जनता को जो चीज़ चाहिए वो नहीं दे पा रहा है तो फिर मतलब क्या बनता है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कैपेबिलिटीज राइजिंग इकोनॉमीज की, चाइना और इंडिया जो है क्लियरली यहाँ पर एज ओल्ड पोटेंशियल हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक सर्वे भी अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि वेल्थ क्रिएशन के मामले में चाइना एंड इंडिया का हिस्टोरिकल पोटेंशियल रहा है, कि पहले से उनके पास पोटेंशियल काफी ज्यादा था, है ना। हिस्टोरिकली ये लोग पाइनियर्स रहे हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के। चाइना जो है वो ग्लोबल पावर यहाँ पर राइज हो रहा है एब्सोल्यूट सोवर्निटी जो ये आइडिया के साथ, है ना। अब ये अगर वो रखेगा एब्सोल्यूट सोवर्निटी की हम यहाँ पर श्रेष्ठ हैं, हम यहाँ पर रहेंगे, तो इससे वो ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता है। इसलिए इवेंचुअली इसने लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल जो है इसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि सभी एक साथ यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड जो है उसमें हमें यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर एम्फेसिस जो है वो यहाँ पर हमें देना चाहिए कि रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, एडवांसमेंट किया जाए जो रिलेशनशिप है उसमें। यहाँ पर जो चैलेंज है 21st सेंचुरीज का, वो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग जो है, नॉलेज बोलिए, इंक्लूसिव ट्रीटीज बोलिए, उसके साथ यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए कंसर्न जो है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है डिसऑर्डर की तरफ टर्न हो रहा है, मतलब एक नहीं बहुत सारे पोल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। जैसे कि पहले क्या था, बायपोलर हमें देखने को मिल रहा था कि यूएसए है एंड यूएसएसआर है, लेकिन फिर डिसइंटीग्रेट हो गए, यूनिपोलर हो गया, यूएसए सर्वश्रेष्ठ। लेकिन अब यहाँ पर मल्टीपोलर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, सब अपने अपने इसमें हीरो है ना। इससे अनस्टेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए अब ये राइजिंग नेशंस के ऊपर है कि वो किस तरीके से यहाँ पर
इसको ओवरकम करते हैं एंड फोकस करते हैं ऑन द फेथ ऑफ कल्चरल मीडिएशन, वर्ल्ड वाइड लिजिटिमेसी एंड यहाँ पर हर एक सोसाइटी जो है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर खड़ी हो, इस पर अपील करना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारे आज के एडिटोरियल थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो ज़रूर कीजिए और जो वीडियो है उसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।